हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूं कि हम आज की वीडियो में 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 पर। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंटों को पता चल जाए कि एकदम जीरो लेवल से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि दोस्तों आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा मेरे साथ तो मैं आपको मैथ की सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं लेके आता रहूंगा आपको मैथ की सीरीज। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको √5 एक अपरिमेय संख्या होती है ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि मान लेंगे कि माना √5 एक परमेय संख्या है, यानी इसके विरोध में मान लेंगे, हम इसका उल्टा मान लेंगे कि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इस बात को हम उल्टा कर देंगे कि माना √5 एक परमेय संख्या है। तो जब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q। लेकिन P और Q कौन सी संख्या है यहाँ पर, कि जहाँ P और Q हमारी सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्या बोले तो या तो स्वयं से करती हूँ या एक से करती हूँ, जिनका HCF बोले तो 1 के बराबर आता हो, वो हमारी P और Q संख्या हैं। तो अब क्या करेंगे कि अब आपको इसके नीचे एक रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर यानी Q√5। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका P² बराबर Q², और ये अंडर का यानी 5 का अंडर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5Q²। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद अब देखना है आपको कि देखो P² का जो मान है वो 5 से डिवाइड है। बोले तो मान लो कि P² का मान 25 है, तो मैं कहूँगा कि P² 5 से डिवाइड है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है। तो 25, तो P² का मान 5 से डिवाइड है, तो हम देखेंगे कि अब P भी 5 से डिवाइड होगी। तो यदि हम P का मान निकालेंगे तो दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो 25 का कितना आ जाता है 5। तो देखो P भी 5 से डिवाइड है। तो यहाँ से हमें पता चला कि P² 5 से डिवाइड है तो P भी 5 से डिवाइड होगी। जब P भी 5 से डिवाइड होगी तो P बराबर मान लेते हैं हम 5 के, यानी अब P² हमें पता था कि 5 से डिवाइड है तो P भी 5 से डिवाइड होगी, इस बात को मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको कि इसके दोनों ओर आपको वर्ग करना है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका P² बराबर 25K²। तो हम समीकरण नंबर सेकंड, अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड से P² का मान 5Q² है और यहां पर भी P² का मान 25K² है। तो क्या समीकरण नंबर फर्स्ट से मैं P² की वैल्यू रख सकता हूं समीकरण नंबर 2 में, तो रख सकता हूं। तो ये P² की जगह में 5Q² रख सकता हूं। तो 5Q² बराबर 25K²। अब यहां पर आप नोट करो कि देखो यदि यहां से हम 5 से ये डिवाइड कर देंगे तो 5 और चला जाएगा, तो Q² का मान कितना हुआ कि 5K²। अब यहाँ पर देखो आप कि Q² 5 से डिवाइड है कि नहीं है। यदि हम Q² की वैल्यू में 5 का भाग करेंगे तो चला जाएगा। जब Q² 5 से डिवाइड है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। समझो कि Q² की वैल्यू मान लो 5 है, तो मैं कह रहा हूँ कि Q² का जो मान है वो 5 से डिवाइड है। तो देखो हाँ सी सर बिल्कुल है, तो मैं देखूंगा क्या Q भी 5 से डिवाइड होगा। तो देखो Q की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा √5। अब देखो इसमें 5 का भाग करेंगे तो ये √5 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब Q² भी 5 से डिवाइड है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। इस बात को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि Q² 5 से डिवाइड है तो Q भी 5 से डिवाइड होगी। अब देखो यहाँ पर
देखो P भी 5 से डिवाइड थी और Q भी 5 से डिवाइड थी, और हमने जो P और Q संख्या ली थी वो तो सहभाज्य संख्या ली थी, या तो स्वयं से कर सकती थी या एक से करती थी। तो इसका मतलब ये तो उल्टा हो गया, यानी एक ही संख्या से दोनों संख्या कट रही हैं, तो ये तो इसका कॉमन आ गया। जब इसका कॉमन आ गया तो कभी भी HCF 1 के बराबर नहीं आ सकता। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि अतः P और Q दोनों 5 से डिवाइड हैं, इसीलिए क्या हुआ कि HCF कभी भी 1 के बराबर तो आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये HCF हमारा नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आपने जो संख्या ली थी P और Q, उसका HCF 1 आता था, यानी वो दोनों संख्या एक संख्या से नहीं करती थी। जब HCF नॉट इक्वल टू 1 हो गया तो अतः विरोधाभास प्रकट होता है, या इसलिए कह सकते हैं कि इसीलिए विरोधाभास प्रकट होता है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लिख सकते हो इतना। तो हैंस प्रूफ। तो ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। तो अब चाहे आपका √5 की जगह चाहे √3 आ जाए, या 2 आ जाए, या 7 आ जाए, या 11 आ जाए, यानी कोई सी भी संख्या आ जाए आपके अंडर रूट में, तो इस तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब की बार आपको 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले की तरह से मान लेता है कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो 3 + 2 √5 बराबर कह सकते हैं कि P/Q। अब आपको पता है कि यहाँ पर Q क्या नहीं होना चाहिए, कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ से आप यदि 3 को यदि पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q - 3। अब देखो यहाँ पर P/Q आपकी परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो यदि मैं परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दूं तो वो रहेगी तो आपकी परिमेय संख्या, कि समझो कि 5 एक परिमेय संख्या है आपकी, या 5/4 कह सकता हूँ कि ये परिमेय संख्या है। और इसमें से मान लो मैं 3 संख्या घटा दूँ तो देखना ये कितना बचा, कि 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये 5 और ये 4 × 12, तो ये कितना बचा आपका कि 12 में से 5 गया तो 7/4। तो ये तब भी आपकी परिमेय संख्या होगी कि नहीं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यदि P/Q परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से चाहे घटाओ, चाहे जोड़ो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, तो वो रहेगी आपकी परिमेय संख्या। तो देखो √5 यहाँ से 2 को यदि हम पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, क्योंकि √5 का ये गुणांक है। तो P/Q और -3 और ये भाग 2। तो इसका मतलब देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q और -3 और डिवाइड 2 ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में से यदि आप परिमेय संख्या घटाएंगे या फिर भाग करेंगे परिमेय संख्या से, तो वो आपकी परिमेय ही संख्या आती है। तो और अभी आपने सिद्ध किया था पिछले क्वेश्चन में कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कि सर नहीं हो सकती है। तो इसलिए नॉट इक्वल टू होगी। तो अतः विरोधाभास प्रकट होता है, इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हैंस प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट दिया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है कि मान लेना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो 1/√2 बराबर कह सकते हैं हम इसको P/Q के रूप में, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से यदि हम
अंश को हर बनाएं और हर को अंश बनाएं, तो वो हमें दोनों साइडों में काम करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी बनाना पड़ेगा। तो अंश को हम हर बनाएंगे तो ये हो जाएगा √2 और इसको q ऊपर पहुंच जाएगा, इसके नीचे यानी 1 आ जाएगा, यानी अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बनाएंगे और ये q ऊपर पहुंच जाएगा और p नीचे आ जाएगा। तो देखो √2 बराबर q/p। तो यहाँ पर आप नोट करो कि p/q एक परिमेय संख्या है तो q/p भी एक परिमेय संख्या होगी। समझो 5/4 हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो यदि हम चेंज कर दें कि 4 ऊपर पहुँचाते हैं और 5 नीचे पहुँचाते हैं तो तब भी ये आपकी परिमेय ही संख्या रहेगी। तो इसका मतलब, और √2 देखेंगे तो √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो अतः, या फिर मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि इसीलिए विरोधाभास प्रकट होता है। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हेंस प्रूफ। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपका दिया है कि 7/5, यानी सेकंड पार्ट है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सिद्ध करना है। तो आपको इसी क्वेश्चन की तरह मान लेना है कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब इसे परिमेय संख्या मान लेंगे तो 7/5 बराबर हो जाएगा p/q के, और q नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो देखो 7/5 का गुणांक है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो p/q यानी भाग 7। तो अभी मैंने आपको बताया था कि p/q परिमेय संख्या है, तो उसमें आपको पता है कि 7 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम यदि परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग करें तो वो आपकी परिमेय ही संख्या आती है। इसीलिए ये आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और वो परिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए विरोधाभास प्रकट होता है। तो अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। अब चलते हैं दोस्तों इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट दिया है आपको 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको पहले की तरह से मान लेना है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर कह सकते हैं p/q के, तो q नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो 6 को हम यदि पक्षांतर करेंगे तो √2 बराबर p/q माइनस के 6 हो जाएगा, यानी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब आपको पता है यहाँ पर कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है और 6 कैसी है आपकी परिमेय संख्या, और p/q भी आपकी परिमेय संख्या है। यदि आप परिमेय संख्या में से यदि परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या रहेगी, आपकी परिमेय ही संख्या रहेगी। और ये है √2 आपकी अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? कि सर नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि विरोधाभास प्रकट होता है। जब विरोधाभास प्रकट होता है तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हेंस प्रूफ। तो दोस्तों काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों जिस क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.